अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईयूज़ द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर्स हों या सब्सक्राइबर हों तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने पहले पेपर के सारे लॉन्ग प्रश्न की एक सीरीज अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में या चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जो कि इस पेपर का यानी कि दूसरे पेपर का अध्याय 4 होने वाला है, और इसका भी आज दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं और एक पार्ट में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे जो कि लॉन्ग फॉर्म के थे। चूँकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक लंबा चैप्टर है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें देखने को। तो हम इसको पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम 3 प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके अलावा भी आने वाले पार्ट्स में आपको 4 से 5 या 6 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से एनआईयूज़ ने अपने एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा प्रश्न आपकी आंखों के सामने आए जो आपको बिना पढ़ा लगे। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर कर पाएँ और कुछ भी छूटे ना। चलिए देखते हैं आज प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड पर प्रश्न देखिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपको ये सारे प्रश्न बिल्कुल आने चाहिए, और आपसे ऐसे ही नेचर के प्रश्न एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। प्रश्न देखिए, पूर्व प्राथमिक यानी कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में थीम आधारित शिक्षण को कैसे लागू किया जा सकता है? एक उदाहरण सहित समझाइए। तो देखेंगे उत्तर क्या है। चलिए साथ में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में थीम आधारित शिक्षण का क्रियान्वयन। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे खेल, अनुभव और संवाद के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए इस स्तर पर विषयों को अलग अलग पढ़ाने की बजाय एक साझा थीम के माध्यम से समेकित रूप से सीखने के अवसर देना अधिक प्रभावी है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी कि एनसीएफ-एफएस में भी समग्र खेल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। थीम आधारित शिक्षण इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने का एक सशक्त माध्यम है। समझेंगे इसको। देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है एनसीएफ, और फाउंडेशनल स्टेज पे ये बहुत बेटर रोल प्ले करता है। तो अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा होगा तो आपको एक बार ज़रूर एनसीएफ पढ़ना चाहिए। इसी चैनल पे अपलोड है उसकी भी एक क्लास, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आपको उसकी जानकारी रहेगी तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारा जो एनसीएफ है वो ये कहता है कि जो शिक्षा है हमारी फाउंडेशनल स्टेज पे, उसमें आपको किताब और कॉपी का सहारा लेना ही नहीं है। आपको बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना है, आपको गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है, आपको उनके सर्वांगीण विकास के लिए वो सारी चीज़ें करनी है जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। और खेल आधारित शिक्षण होगा तो बच्चा अनुभव करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग को महत्व दिया गया है एनसीएफ में। देखिए आगे क्या कहता है कि थीम आधारित शिक्षण की अवधारणा। देखते हैं अवधारणा क्या है। थीम आधारित शिक्षण वह पद्धति है जिसमें एक केंद्रीय विषय जैसे परिवार, मौसम, पौधे, जानवर, परिवहन को आधार बनाकर भाषा, गणित, कला, पर्यावरण अध्ययन, शारीरिक गतिविधि आदि को एकीकृत किया जाता है। इससे बच्चों के बिखरे हुए ज्ञान के स्थान पर एक संपूर्ण और अर्थपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। देखेंगे इसको।
थीम आधारित शिक्षण पद्धति यानी कि आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करें। पढ़ाना इन द सेंस कि गतिविधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से और जितने भी एक्टिविटीज़ या अनुभव आप बच्चों को दे सकते हैं उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप फाउंडेशनल स्टेज पे शिक्षण कार्य कर रहे हों तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो भी थीम आप सेलेक्ट करें वो ऐसा हो जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। जब कोई ऐसी चीज़ आप उठाते हैं, कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं तो बच्चा उसको कनेक्ट कर पाता है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाता है। क्योंकि बच्चा फाउंडेशनल स्टेज पे है तो आप बच्चों को ऐसी ही बातें बताएंगे जिसको वो दैनिक रूप से अपने जीवन में देख रहा है। यानी कि आप ठोस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि परिवार हो गया तो बच्चा परिवार से आता है, परिवार के बारे में जानता है। मौसम, बदलता हुआ मौसम वो देख रहा है, पौधे देख रहा है अपने आसपास, जानवर देख रहा है, चलती हुई गाड़ियाँ देख रहा है। तो ऐसे ही विषयों को थीम बनाकर आप उसको पढ़ाने का प्रयास करें और किसी एक टॉपिक को थीम बनाइए और उससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उन सारे सब्जेक्ट से उनको कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। तो यही है थीम आधारित शिक्षण की अवधारणा। लागू करने की प्रक्रिया। आप थीम आधारित शिक्षण को कैसे लागू करेंगे, हम इस टॉपिक के अंतर्गत यही पढ़ेंगे। जैसे उपयुक्त थीम का चयन। अभी मैंने आपको बताया कि आप कभी भी थीम का चयन करिए तो थीम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। और ऐसा नहीं है कि बच्चे जिस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं आप उसके बारे में उनसे बात करें। जैसे अगर आपने एरोप्लेन टॉपिक उठाया तो बच्चा एरोप्लेन कभी कभी आकाश में उड़ते हुए देखा हो सकता है, बस इतना ही जानता है, उसके अलावा वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं जानता। लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि पौधे के बारे में बताओ तो बच्चा बिल्कुल बता पाएगा, क्योंकि अपने आसपास वो पौधों के देख रहा है। जानवरों के बारे में बताओ, वो बताएगा। तो यही है लागू करने की प्रक्रिया कि सबसे पहले तो आप चुनाव करें अच्छे थीम का या उपयुक्त थीम का। चलिए आइए देखते हैं इसको। थीम बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी, रोचक और उनके अनुभव क्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। उदाहरण, मेरा परिवार, मेरा स्कूल, फल और सब्जियां आदि। एग्जैक्टली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही एक्सप्लेन किया। मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ और सीख रही हूँ कि कैसे हम बेहतर शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यही बात बताई कि जो थीम है वो बच्चों के अनुरूप हो, यानी कि बच्चे उसके बारे में पहले से पूर्व ज्ञान रखते हों। अगर एक बिल्कुल नया सा टॉपिक उनके सामने आप लेके आएंगे, जैसे आप लेके आए मिसाइल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मिसाइल, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि कैसे वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने लेके आते हैं कि जानवर यानी कि गाय, तो हो सकता है कि उस बच्चे के घर में गाय हो, वो बच्चा दिन और रात उस गाय को देखता है खाते हुए, पीते हुए, उठते बैठते, दूध देते या जो भी है, जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है। तो जब आप ऐसे थीम का चयन करेंगे जो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो तो बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। बहुत लंबा नहीं करूँगी, चलिए आगे देखते हैं। अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। आप सबसे पहले निर्धारित कीजिए कि आपको बच्चे को इस टॉपिक से क्या सिखाना है, यानी कि क्या क्या आपको बच्चे को देना है। इस उद्देश्य का सबसे पहले आप निर्धारण कर लीजिए। देखिए, हर थीम के अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि बच्चों में कौन सी क्षमताएं विकसित करनी है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस शिक्षण कार्य के पूरा होने के बाद आपको बच्चों से क्या आउटकम चाहिए, क्या आउटपुट लेना है। तो एग्जैक्टली यही कह रहा है कि अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। भाषा कौशल, सुनना, बोलना, यानी कि अगर आप कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी समझाते हैं तो बच्चे के भाषा कौशल का विकास होना चाहिए। उनकी संख्यात्मक समझ विकसित होनी चाहिए। सामाजिक भावनात्मक विकास होना चाहिए और बच्चे के अंदर अनडाउटेबली रचनात्मकता आनी चाहिए। आगे देखते हैं। रचनात्मकता यानी कि गतिविधि आधारित योजना। रचनात्मकता कैसे आएगी? जब आप बच्चों को अवसर देंगे, स्वतंत्र छोड़ेंगे कि वो एक्टिविटी करें, लर्निंग बाय डूइंग हो, और वो अब परिचर्चा करें, अपने दोस्तों से बात करें, समूह चित्रकारी, नाटक आदि कार्य करें। चलिए देखते हैं कि गतिविधि आधारित योजना।
पूर्व प्राथमिक स्तर पर गतिविधियाँ खेल, कहानी, गीत, चित्रकारी, नाटक, समूह कार्य आदि के माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चों को रोल प्ले, खेल, कहानी, गीत आदि कहने का अवसर देंगे तो बच्चा अपनी रचनाएं आपको दिखा सकता है, अपने आइडियाज़ आपको बता सकता है, उसका ओपिनियन आप तक पहुंच सकता है। तो जब भी रचनात्मकता की बात आती है, आप बच्चे को अवसर दें, खुले अंत वाले प्रश्न दें। दूसरा है शिक्षण सामग्री की तैयारी। तो आप सबसे पहले अपने शिक्षण सामग्री की तैयारी कर लें। उसमें चित्र, कार्ड, खिलौने, चार्ट, फ्लैश कार्ड, वास्तविक वस्तुएं जिसको आप रियलिया कहते हैं आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? औपचारिक परीक्षा के स्थान पर अवलोकन, पोर्टफोलियो और बच्चों की सहभागिता के आधार पर सतत मूल्यांकन किया जाए। दोस्तों, जब से चैप्टर शुरू हुआ है या जब से ब्रिज कोर्स का जिक्र हो रहा है, पहले चैप्टर के पहले अध्याय से, मतलब पहले पेपर के पहले चैप्टर से मैंने आपको यही बताया कि हम जो आजकल की शिक्षा नीति है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ध्यान देती है, न कि समेटिव असेसमेंट पे। यानी कि मूल्यांकन सतत होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। आप बच्चों के किसी एक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के मूल्यांकन ना करें, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर उनका मूल्यांकन ना करें, बल्कि उनका समग्र विकास देखते हुए मूल्यांकन करें, अवलोकन करें, उनकी पोर्टफोलियो तैयार करें, उनकी सहभागिता के आधार पर उनका सतत मूल्यांकन करें। आगे देखिए, उदाहरण मेरा परिवार थीम। तो आपसे प्रश्न पूछा था कि आप उदाहरण सहित बताइए कि कैसे आप थीम युक्त शिक्षण कर सकते हैं। तो हमने उदाहरण ले लिया मेरा परिवार। अब मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई और थीम नहीं हो सकता प्राइमरी स्टेज पे बच्चों को समझाने और पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही आता है। परिवार ही सबसे छोटी इकाई है जिससे बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है। तो इससे बेहतर कोई अन्य टॉपिक नहीं हो सकता है। तो आपने चूज़ किया मेरा परिवार थीम। मान लीजिए कक्षा में मेरा परिवार थीम चुनी गई। एग्जैक्टली चलो मान लिया कि मेरा परिवार थीम चुना गया। तो आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ये थीम ले लिया तो आप इसका प्रयोग करके क्या क्या कर सकते हैं, आप देखिए। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं भाषा विकास। देखिए कैसे भाषा विकास करेंगे। शिक्षक परिवार पर कहानी सुनाएं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताएं। माँ, पिता, दादी जैसे शब्दों की पहचान कराई जाए। तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं कि बच्चे का भाषा का विकास कर सकते हैं। जब आप मेरा परिवार थीम चूज करते हैं तो बच्चों से पूछें कि अपने पिता का नाम बताओ, अपनी माता का नाम बताओ, दादी का नाम बताओ। बच्चा बिल्कुल बताएगा। आप शिक्षक होने के नाते आप एक कहानी सुना सकते हैं जिसमें परिवार के बहुत सारे सदस्य हों। उन सदस्यों के का जिक्र करते हुए आपने एक कहानी गढ़ी और अपने बच्चों को सुना दिया, और बाद में बच्चे से पूछा कि इस कहानी में दादा का नाम क्या था, दादी का नाम क्या था। तो बच्चे बताएंगे, अनडाउटली बच्चे बताएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे की भाषा के कौशल का विकास कर सकते हैं। आगे देखिए, गणितीय कौशल का विकास। कैसे गणितीय कौशल का विकास करेंगे, पढ़ते हैं। बच्चे गिने कि परिवार में कितने सदस्य हैं, अधिक कम की तुलना करें, किसके परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं। समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक कहानी सुना दी अपने बच्चों को और परिवार के सदस्यों को गिनने के लिए कहा, तो इस तरीके से आप उनका गणितीय विकास कर सकते हैं, संख्यात्मक विकास कर सकते हैं, या आप तुलना करना सिखा सकते हैं। अब क्लास के सारे बच्चों को खड़ा करा के आप पूछ सकते हैं कि बताओ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। और जब दो बच्चों के बीच ये वार्तालाप या ये कन्वर्सेशन आप करते हैं तो बच्चा बताता है कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, दूसरा बच्चा बताता है कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो आप बच्चे से अगर ये प्रश्न पूछते हैं कि बताओ किसके परिवार में कम सदस्य हैं और किसके परिवार में ज़्यादा, तो बच्चा बताता है। इस तरीके से बच्चे में तुलनात्मक जो संख्या का ज्ञान है वो भी अब हो जाता है। तो इस तरीके से गणितीय ज्ञान भी आप उस पर्टिकुलर थीम से करा सकते हैं। आगे देखिए, कला और रचनात्मकता। बच्चे अपने परिवार का चित्र बनाएं, रंग भरने की गतिविधि कराई जाए। चलिए समझते हैं। तो अगर आपने एक स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी के सभी पात्र बता दिए,
और बच्चों से कहा कि समझ लो कि इस कहानी में जो पिता था वो आपका पिता और जो माता थी वो आपकी माता है। तो बच्चा क्या करेगा कि चलो इनका चित्र बनाओ। बच्चे से आपने कहा कि चलो अपने माता पिता की ड्राइंग बनाओ। तो बच्चा जब ड्राइंग बनाने लगेगा तो हो सकता है उसमें कला का जो विकास है वो भी आ जाए, चित्रों में रंग भरना है और रंगों के माध्यम से वो रंग पहचानने सीख जाए। तो इस तरीके से कला और रचनात्मकता का विकास आप एक ही थीम से कर सकते हैं। आगे देखते हैं सामाजिक भावनात्मक विकास। परिवार में सहयोग और प्रेम के महत्व पर चर्चा, भूमिका अभिनय, रोल प्ले, मैं माँ हूँ, मैं शिक्षक हूँ आदि। देखिए, सामाजिक भावनात्मक विकास करने के लिए बच्चों में आप क्या कर सकते हैं। आप बच्चों से कहें कि चलो मान लो कि इस कहानी में तुम्हारी भूमिका माँ है, यानी कि रोल प्ले करने को कह दीजिए कि आप माँ हैं, तो आप क्या क्या करेंगे। तो बच्चा बताएगा कि हाँ, मेरी माँ मेरे घर में क्या क्या काम करती है, उसका कैसा रवैया है घर के लोगों के प्रति। तो इस तरीके से बच्चे में सहयोगात्मक और सामाजिक भावना का विकास होगा। तो आप जब भी कोई भी प्रश्न या कोई भी थीम उठाएं तो बच्चे में रोल प्ले के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य कर सकते हैं। निस्संदेह आपने किया होगा अपने स्कूलों में, मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ कि आप लोगों ने किया होगा और आप लोगों ने इसका रिजल्ट भी देखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक गतिविधि, परिवार से जुड़े गीत पर क्रियाकलाप। इस प्रकार एक ही थीम के माध्यम से बहुआयामी विकास संभव है। देखिए, शारीरिक गतिविधि के आधार पर आप अपने परिवार से जुड़े हुए बच्चों को गीत या क्रियाकलाप दे सकते हैं, या आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि जिस परिवेश में वो रहते हैं, जिस परिवार में वो रहते हैं, उनके परिवार में किस तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं, या उससे संबंधित कोई गीत अगर उन्हें आता हो तो गा के सुनाएं। इस तरीके से आप बच्चों को शारीरिक गतिविधि भी करा सकते हैं। तो आपने ये देखा कि एक ही थीम के आधार पे आप कई सारे सब्जेक्ट बच्चों को एकीकृत करके पढ़ा सकते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि थीम आधारित शिक्षण का महत्व कितना ज़्यादा है फाउंडेशनल स्टेज पे। हाँ, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब आपके सामने एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा शब्दों में इसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करके आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से लिख के आएँ। आगे देखिए, थीम आधारित शिक्षण के लाभ, क्या क्या लाभ हैं देखेंगे। बच्चों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी। सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि आप वास्तविक जीवन का ही थीम उठा रहे हैं। समग्र विकास, भाषा, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, यानी कि बच्चे के समग्र विकास हो रहे हैं। शिक्षक को योजनाबद्ध और रचनात्मक शिक्षण का अवसर मिलता है। देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में थीम आधारित शिक्षण बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा, अनुभव और खेल की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह पद्धति केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती बल्कि बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। यदि शिक्षक उचित योजना, रोचक गतिविधियों और संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ इसे लागू करें तो कक्षा का वातावरण अधिक आनंददायक और प्रभावी बन सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो प्रश्न था थीम आधारित शिक्षण को उदाहरण सही समझाइए, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपके पास शब्दों की कमी होगी जब आप क्लास में बैठेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने खुद भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा आप लोगों के सामने लाने से पहले, और बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हैं। हम रोज़ अपनी कक्षाओं में इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं, और अच्छा शिक्षण और प्रभावी शिक्षण करने का एक ये बेहतर तरीका है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। एक शिक्षक के रूप में आप थीम आधारित शिक्षण की वार्षिक योजना कैसे बनाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। एक शिक्षक होने के नाते अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल आपके लिए एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कार्य आपको करना ही करना है। आप शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते आपसे ये प्रश्न पूछा जाना बिल्कुल वैलिड है कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपना वार्षिक योजना कैसे बनाएंगे किसी थीम को लागू करके। चलिए देखते हैं उत्तर इसका। पूर्व प्राथमिक एवं आधारभूत स्तर पर थीम आधारित शिक्षण
बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत प्रभावी पद्धति है। यह पद्धति खेल, अनुभव और गतिविधि आधारित होती है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में भी वार्षिक योजना को लचीला, समेकित और बाल केंद्रित बनाने पर विशेष बल दिया गया है। एक शिक्षक के रूप में वार्षिक योजना बनाते समय निम्न चरण अपनाए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपने एनसीएफ नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप पढ़ लें। इसी चैनल पे अपलोड है वो वीडियो एनसीएफ वाली, और उसके कुछ एमसीक्यूज भी मैंने कराए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। एनसीएफ आपके सिलेबस में है और आपको उससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमारा जो एनसीएफ है, एफएस यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज पे, यह कहता है कि जो बच्चों की शिक्षा हो वो बिल्कुल बर्डन वाली नहीं हो, यानी कि बैग के बोझ तले ना हो। आप बच्चों को बिल्कुल कुछ भी कॉपी किताब दीजिए ही ना, आप बहुत करेंगे तो एक ब्लैंक पेज दे सकते हैं ताकि बच्चा उस पर अपनी क्रिएटिविटी कर सके। और बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया गया है, समेकित शिक्षा पे बल दिया गया है, इंटीग्रेटेड लर्निंग पे वर्क दिया गया है। तो हम बात करेंगे कि खेल आधारित, अनुभव आधारित जो शिक्षा है उसको आप अगर थीम बेस्ड लर्निंग करानी हो बच्चों को, तो उसके लिए वार्षिक योजना कैसे बनाएंगे, क्या क्या आइडियाज़ होंगे, क्या क्या आप प्लानिंग करेंगे, क्या थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जब आप थीम आधारित शिक्षण कार्य करने को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम इसी क्वेश्चन में ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। पाठचर्या और अधिगम परिणामों का अध्ययन। तो सबसे पहले संबंधित कक्षा के अधिगम परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम का गहन अध्ययन किया जाएगा। भाषा, गणितीय सोच, पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक एवं रचनात्मक कौशल, इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वर्ष भर की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आप तो ये डिसाइड करेंगे कि आपको ये चैप्टर पढ़ा के आपको क्या आउटकम चाहिए, या आपको अपनी पूरी कक्षा में वर्ष भर पढ़ा के क्या आउटकम चाहिए। तो ये डिसाइड करने के बाद ही आप उसके तहत अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। जैसे भाषा, गणितीय सोच, पर्यावरणीय जागरूकता, सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक एवं रचनात्मक कौशल, इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखेंगे और इनको ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण यानी कि जो शिक्षण योजना है, लेसन प्लान है, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। सेकंड है वार्षिक कैलेंडर का निर्माण, यानी कि अगर आपको वर्ष भर की प्लानिंग करनी है कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको बच्चों से क्या आउटकम लेना है, तो आप पूरा वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे। जैसे विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर, कार्य दिवस, अवकाश, त्यौहार, विशेष दिवस को ध्यान में रखते हुए 10-12 थीम का चयन किया जाएगा। प्रत्येक थीम को लगभग 3 से 4 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा कि जब भी आप वार्षिक कैलेंडर का प्रिपरेशन करें, यानी कि वार्षिक कैलेंडर का निर्माण करें, तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि अवकाश कितने हैं, त्यौहार कितने हैं, विशेष दिन कौन से हैं, कार्य दिवस कितने हैं। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आप एक वार्षिक कैलेंडर का निर्माण करेंगे। जैसे कि विभाग द्वारा एक पूरी वार्षिक कैलेंडर आपको दिया जाता है, छुट्टियों का, अवकाश का, विशेष दिनों का, वैसे ही जब भी आप लेसन प्लानिंग करेंगे तो अपने लिए ये पूरा का पूरा सेटअप तैयार करेंगे कि आपको कितने अवकाश मिलने हैं, आपको कितने विशेष दिवस हैं और कार्य दिवस हैं। तो उस हिसाब से आप पूरे कैलेंडर का निर्माण करेंगे और इस कैलेंडर वर्ष में आप 10 से 12 थीम का चयन करेंगे और प्रत्येक थीम के लिए 3 से 4 सप्ताह अकॉर्डिंग टू थीम कि आपका थीम कैसा है, उसमें कितना समय लग सकता है, उसको उस हिसाब से समय देंगे। उदाहरण के लिए वार्षिक थीम सूची: मेरा स्कूल, मेरा परिवार, मेरा शरीर, भोजन और पोषण, पशु पक्षी, पौधे और प्रकृति, मौसम, परिवहन, समुदाय के सहायक, जल और पर्यावरण। थीम का चयन बच्चों के जीवन, अनुभव और स्थानीय परिवेश के अनुसार किया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी थीम्स ली हुई हैं, जितना भी थीम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है आपके लिए, वो सारे
बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा थीम नहीं है जो फाउंडेशनल स्टेज का बच्चा जिससे परिचित ना हो, अवेयर ना हो। तो जब भी आप भी वार्षिक थीम का चुनाव करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी थीम आप सेलेक्ट करें वो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। मैं समझ पा रही हूँ कि आप चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश में ही पोस्टेड होंगे ज़्यादातर लोग, और आप पढ़ा पा रहे होंगे बच्चों को। तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी टॉपिक को जब आप पढ़ाते हैं जो बच्चा पहले से जानता है, बच्चा बहुत रुचि के साथ पढ़ता है, बहुत ध्यान से पढ़ता है, बहुत उसकी जो लर्निंग होती है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति या पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति बहुत ही अच्छी होती है। तो जब भी आप थीम का चुनाव करें तो ऐसा ही थीम लें जैसा मैंने लिया है यहाँ पे, कि मेरा परिवार, मेरा स्कूल, मेरा शरीर, भोजन और पोषण, पशु पक्षी, पौधे और प्रकृति, मौसम, परिवहन, समुदाय के सहायक, जल और पर्यावरण। इसके अलावा आप ले सकते हैं थीम जानवर, हमारे आसपास का हमारे आसपास मतलब हमारे पड़ोसी। ऐसे थीम आप ले सकते हैं जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। आगे देखिए, प्रत्येक थीम के उद्देश्यों का निर्धारण। तो ये सारे थीम आपने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद प्रत्येक थीम के उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए कि इस थीम को पढ़ा के आपको क्या आउटकम चाहिए, क्या इसका उद्देश्य क्या है और इसकी पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं। जैसे भाषा विकास, तो अगर आप कोई थीम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको बच्चे का भाषा विकास कराना है, तो शब्दावली, कहानी, संवाद, ये सारी चीज़ें आप उससे आउटकम ले सकते हैं। गणितीय कौशल, गिनती, आकार, तुलना, आप प्रत्येक थीम से बच्चों को ये सिखा सकते हैं। सामाजिक भावनात्मक कौशल यानी कि सहयोग और साझा करना सिखा सकते हैं। रचनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि चित्रकारी, नाटक, संगीत सिखा सकते हैं। उद्देश्य स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। आगे देखिए, मासिक एवं साप्ताहिक योजना। आप मासिक और साप्ताहिक योजना कैसे बना सकते हैं। वार्षिक योजना को मासिक और फिर साप्ताहिक योजनाओं में विभाजित किया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने पूरे वर्ष का कैलेंडर तैयार कर लिया, 10 से 12 थीम का चयन कर लिया और एक थीम को 3 से 4 सप्ताह का समय दिया। तो उस 3 से 4 सप्ताह को आप जब बांटना शुरू करेंगे तो 1 महीना यानी कि एक थीम को आप 3 से 4 यानी कि मासिक कैलेंडर में विभाजित कर सकते हैं। या फिर साप्ताहिक, कि अगर 3 से 4 सप्ताह देना है तो आप एक सप्ताह में कौन सी चीज़ें सिखा सकते हैं। देखिए, सप्ताह 1 परिचय और पूर्व ज्ञान का आकलन, यानी कि अगर सप्ताह 1 की बात करें तो आप पहले पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे, बच्चों को परिचय देंगे। सप्ताह 2 गतिविधि आधारित शिक्षण, हम यानी कि शिक्षण कार्य करेंगे। सप्ताह 3 समेकन और अभ्यास, तीसरे सप्ताह में इस शिक्षण का समेकन करेंगे और अभ्यास कराएंगे। और सप्ताह 4 में पुनरावृत्ति एवं बच्चों का आकलन करेंगे। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित रणनीतियाँ। वार्षिक योजना में विविध गतिविधियों का समावेश किया जाएगा। कहानी, कथन, भूमिका, अभिनय, शैक्षिक खेल, समूह कार्य, कला एवं शिल्प, भ्रमण यदि संभव हो। इससे शिक्षक रोचक और अनुभवात्मक बनेगा। तो गतिविधि आधारित रणनीतियाँ जो हैं उसमें आप बच्चों से रोल प्ले करा सकते हैं, शैक्षिक खेल करा सकते हैं, ग्रुप वर्क करा सकते हैं, आप आर्ट और कला जो भी है बच्चों को सिखा सकते हैं। और यदि संभव है तो आप बच्चों को भ्रमण पे भी ले जाएं, जिससे बच्चों का जो शिक्षण होगा वो रोचक होगा और अनुभवात्मक होगा। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री TLM की योजना। प्रत्येक थीम के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड, खिलौने, वास्तविक वस्तुएं, डिजिटल सामग्री आदि की सूची पहले से तैयार की जाएगी। स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप TLM बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि स्थानीय संसाधन यानी कि जो वहाँ के रीजनल रिसोर्सेस हैं उसका प्रयोग करें, ताकि बच्चा उसको अपने वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ना सीख सके। ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। औपचारिक परीक्षा के बजाय अवलोकन, पोर्टफोलियो, सहभागिता और बच्चों के कार्यों के आधार पर सतत मूल्यांकन किया जाएगा।
ऑलरेडी इस प्रश्न के पहले भी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। अभिभावक सहभागिता, यानी कि जो अभिभावक हैं उनकी सहभागिता होनी भी ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि वार्षिक योजनाओं में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। गृह आधारित सरल गतिविधियां बच्चों को दें, माता पिता बैठक कराएं, बच्चों की प्रदर्शनी कराएं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक प्रभावी थीम आधारित वार्षिक योजना लचीली, बाल केंद्रित और समेकित होनी चाहिए। केवल विषय वस्तु का विभाजन नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास की रूपरेखा होती है। यदि शिक्षक पूर्व योजना, विविध गतिविधियों, उपयुक्त संसाधनों और सतत मूल्यांकन के साथ वार्षिक योजना तैयार करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया अधिक आनंददायक, अर्थपूर्ण और प्रभावी बन सकती है। तो दोस्तों, निसंदेह आप ये प्रश्न समझ पाए होंगे। इसका उत्तर आप जब भी आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ये प्रश्न, तो आप निसंदेह लिख पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जितने अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, आप जब भी आप ये प्रश्न पाएंगे तो बिल्कुल आप आसानी से लिख पाएंगे। प्रश्न आपका यही था कि शिक्षक होने के नाते आप एक थीम आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप बना सकते हैं, क्या आप निर्धारित कर सकते हैं, कैसा थीम का चुनाव कर सकते हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस सेशन का प्रश्न नंबर 4 ये रहा, जो कि ये दूसरी क्लास है, चैप्टर 4 है पेपर 2 का, चैप्टर 4 पेपर 2, यानी कि प्रभावी शिक्षण। आपके चैप्टर 4 का यही नाम है, प्रभावी शिक्षण, और इसका ये दूसरा क्लास है। अभी आने वाले दिनों में आपको 2 क्लासेस और देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लंबा चैप्टर है और बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। थीम आधारित शिक्षण में शिक्षण सामग्री यानी कि TLM और गतिविधियों की क्या भूमिका है। निश्चित तौर पे ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप अपनी कक्षाओं में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का क्या महत्व है आपके शिक्षण में। अगर आप सिर्फ व्याख्यान विधि का प्रयोग करके शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षण कार्य सिर्फ एक शिक्षण कार्य की तरह होगा, न कि एक रोचक गतिविधि के तरीके से। बच्चा बहुत अच्छी तरीके से नहीं सीखेगा और उसकी जो अधिगम है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। तो बच्चे को अच्छे से समझाने के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि जितने भी आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर पाएँ करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। थीम आधारित शिक्षा में शिक्षण किसी एक केंद्रीय विषय के माध्यम से विभिन्न अधिगम क्षेत्रों को जोड़कर कराया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जिसे आप कहते हैं और गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये दोनों ही सीखने को रोचक, अनुभवात्मक और बाल केंद्रित बनाती हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप थीम आधारित शिक्षा करेंगे तो किसी एक विषय को थीम बनाएंगे और उस थीम को बच्चों को पढ़ाते हुए सारे ही सब्जेक्ट से कनेक्ट करके उनको पढ़ाएंगे। और इस तरीके से जब आप कार्य करेंगे तो शिक्षण कार्य रोचक होगा, बच्चे आनंद लेंगे, जिज्ञासा का भाव उनमें उत्पन्न होगा, बच्चों में अनुभवात्मक शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि आपका जो शिक्षण है वो पूर्णतः बाल केंद्रित हो जाएगा। और जब भी शिक्षण कार्य बाल केंद्रित होगा तो आप इससे बेहतर कुछ और नहीं कर सकते हैं अपनी कक्षाओं में, अगर आपने अपनी कक्षाओं को बाल केंद्रित बना लिया। आगे देखिए, शिक्षण सामग्री यानी कि TLM की क्या भूमिका है। अवधारणाओं को स्पष्ट बनाना। सपोज कीजिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता तो आप बच्चों को TLM के जरिए पढ़ाएं तो बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा। मान लीजिए आपने बच्चों को गिनती पढ़ाना शुरू किया और बच्चा उसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो आप बच्चों को अपनी कक्षाओं में से ही बच्चों को बुलाएं, 4 या 5 बच्चों को खड़ा कराएं और फिर बताएं कि एक बच्चा आया यानी कि ये 1 हुआ, फिर एक और बच्चा आया यानी कि ये 2 हुआ। इस तरीके से बच्चा गिनती सीखना आसानी से सीखना शुरू कर देगा। तो जब भी अवधारणाएं स्पष्ट करनी हो यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो तो आप TLM का प्रयोग करें। बच्चा आसानी से सीखता है और निसंदेह सीखता है। आप करते भी होंगे अपनी कक्षाओं में। अगर बच्चा नहीं समझता होगा तो आप टीचिंग एड्स का प्रयोग करके उसको समझाने का प्रयास करते होंगे।
छोटे बच्चे अमूर्त बातों को आसानी से नहीं समझ पाते हैं। चित्र, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं, फ्लैश कार्ड, चार्ट, कठपुतली आदि के माध्यम से अवधारणाएं स्पष्ट और सरल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो छोटा बच्चा होता है, जब आप फाउंडेशनल स्टेज पे होता है तो 3 से 6 वर्ष का या 6 से 8 वर्ष तक का होता है, तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं आता है। अमूर्त चिंतन 11 वर्ष के बाद के बच्चों में आता है। तो अमूर्त वस्तुओं के बारे में वो अच्छे से नहीं सीख पाता है। तो इन वस्तुओं को आप मूर्त चिंतन कराएं, यानी कि ठोस वस्तुएं दिखाएं। जब तक आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। यानी कि वन पढ़ाने के लिए आप फ्लैश कार्ड का प्रयोग करें, बच्चों को वन दिखाएं, वन से संबंधित एक कोई फिगर दिखाएं कि एक बॉल, यानी कि ये वन है क्योंकि आपके पास एक गेंद है तो इसको वन कहेंगे। अगर आपके पास ये 2 बना हुआ फिगर है गेंद का तो ये 2 हो गया। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना हो तो आप इनका प्रयोग करें, टीएलएम का प्रयोग करें। दूसरा है बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान करना। टीएलएम बच्चों को देखने, सुनने, छूने और कभी कभी सूंघने जैसे अनुभव देते हैं। इससे सीखना अधिक स्थायी और प्रभावी बनता है। तो आपको पता है कि जब हमारे बहुत सारे सेंसेस किसी एक चीज़ को पे फोकस होते हैं तो हमारी लर्निंग स्ट्रांग होती है। कहते हैं कि 1000 सुनना एक देखने से नहीं, एक देखना 1000 सुनने से बेहतर होता है। तो मतलब 1000 हियरिंग इज़ बेटर देन 1 लिसनिंग, 1000 हियरिंग इज़ बेटर देन 1 वाचिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को जब आप बहुत सारे चीज़ें सुनाएंगे उससे बेहतर है कि एक बार कोई चीज़ दिखा दें तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो आप हमेशा टीएलएम का प्रयोग करके बच्चों को सिखाइए। जब भी आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चों की ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, जैसे कि उनका आँख, उनके कान, उनकी जुबान। जब भी आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो उनकी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ ध्यान देंगी या विकसित होंगी। तो इस तरीके से बहु इंद्रिय अनुभव प्रदान करते हैं आप बच्चों को जब भी आप टीएलएम का प्रयोग करते हैं। तीसरा है रुचि और सहभागिता बढ़ना। रंगीन, आकर्षक, स्थानीय संसाधनों से बनी सामग्री बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। वे सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। बिल्कुल, जब भी आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो वह बच्चों को आकर्षित करेगा, क्योंकि बच्चों का ध्यान उस पर लग जाता है। वो रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं और स्थानीय होते हैं। इस वजह से बच्चे रुचि लेते हैं और उनकी सहभागिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करना। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे दृश्य यानी विजुअल, कुछ श्रवण यानी कि ऑडिटरी और कुछ क्रियात्मक यानी कि काइनेस्थेटिक शैली से बेहतर सीखते हैं। विविध टीएलएम इन सभी की आवश्यकताएं पूरी करता है। आपको पता है कि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप टीएलएम का प्रयोग करेंगे तो बच्चा आसानी से इन सारी चीज़ों को सीख सकेगा। स्व अध्ययन और खोज को प्रोत्साहन। जब बच्चों को सामग्री के साथ प्रयोग करने का अवसर मिलता है तो उनमें खोज और जिज्ञासा की भावना विकसित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, गतिविधियों की भूमिका, यानी कि क्या भूमिका है गतिविधियों की? सीखने को अनुभवात्मक बनाना। गतिविधियाँ जैसे भूमिका अभिनय, समूह कार्य, कहानी, कथन, चित्रकारी, खेल आदि बच्चों को करके सीखने का अवसर देती है। ठीक है। समग्र विकास को बढ़ावा। गतिविधियाँ भाषा, गणित, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और रचनात्मक विकास को एक साथ बढ़ाती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सहयोग और सामाजिक कौशल। सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे साझा करना, सहयोग करना, एक दूसरे की बात सुनना सीखते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति। नाटक, प्रस्तुति और चर्चा के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल विकसित होते हैं। नेक्स्ट, सीखने को आनंददायक बनाना। खेल और रचनात्मक गतिविधियाँ कक्षा के वातावरण को तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण बनाती हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टता। यदि थीम पौधे हैं तो टीएलएम क्या क्या लेंगे आप? असली पत्तियाँ, बीज, पौधे के चित्र, चार्ट, मॉडल। गतिविधियाँ, बीज बोना, पौधों को पानी देना, पत्तियों की गिनती करना, पौधे पर कविता गाना। इस प्रकार बच्चा केवल सुनकर नहीं बल्कि देखकर और करके सीखता है।
तो बिल्कुल दोस्तों एकदम सही बात है कि जब आप गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराते हैं या थीम से कोई शिक्षण कार्य कराते हैं, तो मान लीजिए आपने एक थीम ले लिया कि पौधे, तो आप अपने स्कूलों में बच्चों को बीज दिखाएं, बच्चों को असली पत्तियां दिखाएं, असली पौधे दिखाएं, बच्चों को बीज ला के दें कि वो अपने स्कूलों में बीज लगाएं, उनको पानी दें, उनकी सेवा करें, उनको देखें, अवलोकन करें और लगातार ऑब्जर्व करें कि पौधे कैसे निकलते हैं, कैसे उनमें पत्तियां आती हैं, कैसे बीज लगते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। तो इस तरीके से बच्चा करके सीखेगा और बहुत एक्टिव होगा, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सीखेगा। जब एक पौधा बच्चा लगाता है, एक फूल का पौधा लगाता है यानी कि बीज लगाता है, तो वह उसको पानी देता है निरंतर रूप से। फिर उसमें धीरे धीरे वो अंकुरित होकर बीज एक पौधा बनता है, उसमें पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं। तो बच्चा देख के अवलोकन करके सीख रहा है, बच्चा वास्तविक जीवन से सीख रहा है। और बच्चे को आप पत्तियों की गिनती करके गणितीय ज्ञान करा सकते हैं। बच्चों से कह के पत्तियों का और फूलों का चित्र बनवा सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर कलात्मक अभिवृत्ति का विकास कर सकते हैं। पौधे पे गाना या कविता सुना सकते हैं, जिससे बच्चे के भाषाई कौशल का विकास हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि TLM के माध्यम से थीम आधारित शिक्षण कितना प्रभावी है। थीम आधारित शिक्षण में TLM और गतिविधियाँ केवल सहायक संसाधन नहीं बल्कि शिक्षण की आधारशिला है। ये सीखने को ठोस, रोचक, अनुभवात्मक और बाल केंद्रित बनाते हैं। उचित योजना और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ TLM और गतिविधियों का उपयोग किया जाए तो बच्चों की समग्र विकास प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप थीम आधारित शिक्षण करेंगे और उसमें TLM का प्रयोग करेंगे तो शिक्षण प्रभावी, रोचक और आनंददायक होगा। बच्चे में शिक्षण को लेके जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो पूछेगा आपसे, बच्चे का अधिगम स्ट्रांग होगा और बच्चा बिल्कुल आपकी कक्षा में एक्टिव रहेगा, हमेशा जीवंत रहेगा, आपकी कक्षा लाइव रहेगी। तो ये प्रश्न रहे 5 इस चैप्टर के अभी तक के। आने वाली कक्षाओं में भी आपको 3 से 4 या 5 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आप बेफिक्र रहें। जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं इस पूरे चैप्टर से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम में कोई भी नया क्वेश्चन आपसे इंट्रोड्यूस हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे ऐसे ही क्लासेस लेके आने के लिए, और मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रही हूँ। तो कृपया लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।